हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस पर। आप सभी को पता होगा कि जीआईसी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप सभी लोग निकाल सकते हैं और डेली अब 50 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर डाला जाएगा। और जो भी लोग हम यूजीसी नेट के लिए और बिहार या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेड ग्रुप लेना चाहते हैं या रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो हमें वो संपर्क कर सकते हैं 7054161270 पर। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की व्याख्या सामाजिक प्राणी के किस अर्थ में की है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस अर्थ में की है? जो फंक्शन है उसको सामाजिक प्राणी के रूप में किस रूप में व्यक्त किया है? आवश्यकताओं के संदर्भ में गलत, आकार्य के रूप में गलत, प्रच्छन्न प्रकार के रूप में गलत, अस्तित्व के अनिवार्य स्थितियों के संदर्भ में, यानी कि जो हम अपने जो एग्जिस्टेंस के लिए या सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के जो इम्पॉर्टेंट या अनिवार्य से जो है स्थितियाँ हैं उनके संदर्भ में वो प्रकार को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का हिमायती इनमें से कौन था? पहला पॉइंट है रफ़ी अहमद किदवई, गलत। गोविंद बल्लभ पंत, गलत। महात्मा गांधी, सही। जैसे ये महाराष्ट्र के वर्ली में भी गए थे, जैसे वर्ली की जो पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी फेमस हैं तो इन्होंने उनको काफ़ी समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनोमिया और डिस्नोमिया ये टर्म किसने यूज करे हैं? यूनोमिया, डिस्नोमिया। जैसे इस बार पीजीटी में पूछा गया था यू फंक्शन डिसफंक्शन, तो उसी तरह ये टर्म यूज किया गया रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, यूनोमिया और डिस्नोमिया। तो आप लोग इसे एज इट इज याद रखेंगे। अगला, किस अनुच्छेद में SC ST हेतु सेवाओं में आरक्षण, सर्विसेज में आरक्षण की बात करी गई, यानी नौकरी में आरक्षण की बात करी गई है? तो आपको पता हो कि अनुच्छेद 355 में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि SCs को कितना रिजर्वेशन है और उनका जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है अब किस साल तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन के अनुसार समाज में प्रकार्यात्मक अलगाव या प्रकार्यात्मक विलगता अथवा आंतरिक विरोध की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिस्नोमिया। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न पर आते हैं। अब इसमें बुक्स को मैच कराना है, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक मीड की है। एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, सॉरी जो गलत चूँकि चुनना है तो हम लोग एक ही को देखेंगे। हाँ, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जो है पुस्तक है जो है मीड की, और यहाँ केम कपाड़िया लिखा हुआ है तो बस यही गलत है। बाकी जैसे द न्यू रिवांस प्रचार्ट की सही है, द पावर रिलेट सी राइट मिल्स की है, और ट्राइब कास्ट एंड नेशन GS घुरिये की पुस्तक है। GS घुरिये ने किस पद्धति का प्रयोग करके अध्ययन किया? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार आनुष्ठानिक विलाप का क्या परिणाम होता है? तो पहला ऑप्शन है टूटे हुए या बिगड़े हुए सामाजिक संबंध फिर से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन सही है कि जैसे होता ना कि कोई कल्चरल प्रोग्राम अगर हो जाता है तो सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुलाया जाता है तो उससे थोड़ा सा जो संबंध खराब होते हैं वो सही हो जाते हैं। 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी कौन अधिकारी होता है? तो बेसिकली अब लोग पहले तो ये हमें कमेंट करके बताइए कि जनजातियों के लिए कौन से शेड्यूल में बात की गई, कौन से अनुसूची में बात की गई है। तो जो जनजाति आयुक्त बनाया जाता है वो उनके लिए सर्वोच्च जो है जांच जिम्मेदार अधिकारी होता है। अगले प्रश्न पर आ गए। इसमें कहा गया है रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी के शब्दावली की वर्गात्मक व्याख्या में 3 बिंदुओं की चर्चा की है। ये कौन कौन से बिंदु हैं? पहला लेते हैं सहोदर समूह की एकता, दूसरा है वंश समूह की एकता, तीसरा है पीढ़ी सिद्धांत।
तो 1, 2, 3 यानी सहोदर समूह की एकता, वन समूह की एकता और पीढ़ी सिद्धांत, इन 3 बातों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया है हर्बर्ट हाइमन ने। तो ठीक है। अगला, भोजन की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर कितने कैलोरी से कम खपत करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है? तो ये 2250 कैलोरी कम खपत करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया। ये हमें कमेंट करके बताइए किस कमेटी ने ये सुझाव दिया था, और शहर के लिए कितनी कैलोरी और गांव के लिए कितनी कैलोरी की बात है। अगला प्रश्न है, नगरवाद जीवन की एक विधि है, ये किसने कहा है? तो किंग्सले डेविस ने नहीं कहा है, गेट्स ने भी कहा है नहीं कहा है, पार्क और बर्गेस ने भी नहीं कहा है, लुई वर्थ ने ये कहा है। अगला, तुलनात्मक वंचना यानी रिलेटिव डिप्रिवेशन क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों की गरीबी आंकना नहीं, अमीरों के विशेषाधिकारों को पता लगाना गलत, भोजन संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं का आंकलन करना गलत, अन्य वर्गों की तुलना में किसी वर्ग के वंचना को समझना, ये ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया? अणुवादी एटोमिस्टिक फैमिली की बात किसने करी है? तो इसका ऑप्शन हम लोग ले लेंगे जिमरमैन को। अणुवादी परिवार की बात जिमरमैन करते हैं। अगला, भारत में गरीबी के अनुमानों में अंतर दिखाई देता है, इसके मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन लेते हैं, विश्लेषकों ने अपने अनुमानों के लिए अलग अलग विधियां अपनाई हैं, बिल्कुल ठीक है, गरीबी के अनुमान के लिए, इसीलिए अंतर दिखाई देता है। आज तक भारत में गरीबी का कोई बहुत अच्छा पैमाना है ही नहीं। आप लोग बताइए कि यूनो गरीबी का क्या पैमाना मानता है? कितने डॉलर का अगर आप कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। गरीबी के स्तर में उतार चढ़ाव आता है, दोनों पॉइंट सही हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में किसने विभेद किया है? तो अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में वार्नर ने विभेद किया है, डायरेक्ट याद करने वाला प्रश्न है। अगला, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसकी है? तो ये इमाइल दरखाइम की पुस्तक है, बिना सोचे समझे इसे लगा दीजिए, ये पूछी भी गई थी। अगला प्रश्न है, रैडक्लिफ ब्राउन ने जैविक समानता का विचार किस समाजशास्त्री से लिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये लिया उन्होंने स्पेंसर से। बायोलॉजिकल जो है इक्वलिटी की बात करते हैं। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, वो किस प्रकार का मतलब उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो बेसिकली वो ऊर्ध्वाधर का नहीं, सामाजिक गतिशीलता का नहीं, ऊर्ध्वाधर अधोमुखी का नहीं, क्षैतिज गतिशीलता का। अब क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता दो होती हैं, मैं बता देता हूँ। क्षैतिज गतिशीलता ऐसी होती है जैसे मान लो आप एक जगह पर क्लर्क हो, मान लो आप लखनऊ में क्लर्क हो, ट्रांसफ़र हो गया सीतापुर में भी क्लर्क हो, तो वो हो गया क्षैतिज गतिशीलता। अब लखनऊ में क्लर्क हो और जो है सीतापुर में जाकर बड़े बाबू बन जाते हो, तो हो जाती उदग्र गतिशीलता यानी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ऊपर की तरफ की गतिशीलता। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैज प्रथा कहाँ पाई जाती है? पोर्टलैज प्रथा ऑप्शन पहला है उत्तर पूर्वी अफ्रीका में, गलत, नहीं पाई जाती। ट्रोबियान में तो बिल्कुल नहीं, अंडमान में बिल्कुल नहीं, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका इंडियनों में पोर्टलैज प्रथा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सावई समाज के संदर्भ में क्या सही है? पहला, सहयोगात्मक कानून, वाणिज्य कानून, प्रशासनिक कानून और संवैधानिक कानून। 4 ऑप्शन सही हैं, सहयोगात्मक कानून, प्रशासनिक कानून, वाणिज्य कानून और संवैधानिक कानून। रेमंड फर्थ और सामाजिक संगठन को किस रूप में रेमंड फर्थ सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं? तो पहला, महज स्थायी स्वरूप में, संबंधों की जटिलता के रूप में, महज शोध के साधन के रूप में
महज शोध के साधन के रूप में इसे देखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया। ये इजी प्रश्न नहीं है, आराम से नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। अगला, भारतीय समाज में व्यक्ति अपने माता पिता, बड़ों तथा गुरु के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए उनके पैर छूता है। ये कैसा उदाहरण प्रस्तुत करता है? संस्था का, समिति का, प्रतिमान का, सांस्कृतिक आदर्श का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि समाजशास्त्री ने गांव के अध्ययन में तृतीयक समूह कुछ गांव के समुच्चय के संदर्भ में तृतीयक समूह का द्वितीयक समूह, अनेक तृतीयक समूहों के समुच्चय के संदर्भ में द्वितीयक समूह का अध्ययन प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों के समुच्चय के संदर्भ में किया है। अब कितना टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा? इमाइल दरखाम ने बिल्कुल नहीं किया है, ब्राउन ने भी नहीं किया, मेलिनोव्स्की ने भी नहीं किया है, इवांस प्रिचार्ड ने किया है। तो इसलिए इसका जवाब होगा सी। अगला, कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? एकदम इजी प्रश्न है। तो परंपरावादिता है, अंधविश्वास है, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है, व्यापक साक्षरता ये नहीं है। गांव में अभी साक्षरता का स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन लगेगा। अगला, जाति व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, पदक्रम होता है, अंतःविवाही भी हैं, वंशानुगत व्यवसाय के साथ संबंधित हैं और भोजन पर निषेध भी है। तो बेसिकली सारी घुरिये की विशेषताएं हैं। घुरिये ने टोटल कितनी विशेषताएं दी हैं कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। अधोलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। 28 नंबर प्रश्न, एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति और समूहों की संस्कृति, अभिवृत्ति, मूल्य, सोचने, व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। सात्वीकरण है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य पकड़ना है, ये ध्यान रखा करिए। पहले ही देख लिया करिए कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। पहला पॉइंट, जाति न्याय समानता के आधार पर आधारित है, यही गलत है। जाति न्याय समानता के आधार पर कहाँ है? जाति में तो ऊंच नीच है, पहले पॉइंट ही गलत है, इसलिए ये सही चीज़ पकड़ रही है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला कदम कौन सा है? देश की स्वतंत्रता, 1950 में किया गया संविधान, दोनों। जाति प्रथा की विशेषता में से कौन सा विकल्प है? 31 नंबर क्वेश्चन। तो धार्मिक विधियों की रक्षा, समाज के खंडात्मक विभाजन, सामाजिक नियंत्रण, उपरोक्त सभी सहायक हैं। अगला, राष्ट्रीय अखंडता कौन सा कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है? क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, पूंजी का भाव। पूंजी का भाव है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है। अगला, वंशानुगत जाति समूह एक सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान पदक्रम में व्यवस्थित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इससे ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? अब आप बताइए मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किसने अध्ययन किया है? ये मैंने मेरे वीडियोज़ आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। विलियम वाइजर इसका जवाब होगा। और विलियम वाइजर ने किस गांव का अध्ययन किया, ये कमेंट करके बताइए। हमारे सारे वीडियोज़ जो पीछे देख लेगा, एक भी प्रश्न उससे अलग किसी एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। प्लेलिस्ट बना दी थी, आप लोग उसे देखिए। और अगर अभी भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो पेड ग्रुप ले सकते हैं, बहुत ही जो है डिस्काउंट अच्छे चल रहे हैं, आप अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। 35 नंबर, कि समाजशास्त्री के अनुसार वियान जाति के सदस्यों को ब्राह्मणों से 36 कदम दूर मतलब उनको रहना होता है। तो ये घुरिये ने कहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य पूंजीवाद की विशेषता का आधार क्या है? तो लाभ की इच्छा बिल्कुल नहीं। लाभ की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का मेल, ये पाश्चात्य पूंजीवाद, मतलब रेशनली एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर की परिकल्पना समाज के दैवीकरण से उत्पन्न होती है।
ईश्वर की परिकल्पना समाज के दैवीकरण से उत्पन्न होती है, किसने कहा है? इमाइल दरखाइम ने कहा है। ठीक है, समाज स्वयंभू है, ये किसने कहा? कमेंट करके बताइए। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट दी जाती है, वो कैसा विवाह होता है? वो विवाह होता है, ब्रह्म विवाह तो होता नहीं, असुर तो होता नहीं, आर्स भी नहीं होता, दैव विवाह होता है। अगला, किस पुस्तक को माउस ने अकेले लिखा है? माउस नहीं, बेसिकली मार्शल मास है, तो द गिफ्ट है ये क्या क्या दे देते हैं। ये इमाइल दरखाइम के भतीजे थे। विवाह को बच्चों के प्रजनन और रख रखाव के लिए एक समझौता किसने कहा है? तो ये मैलिनोवस्की ने कहा है। अगला, धार्मिक प्रभावशाली लोगों को उपदेश देने में निम्नलिखित में से धर्म के अनुसार उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न आ जाता है कि कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जुड़ा हुआ है? गेमिन साहब, गेसल साहब, किसका होगा? टानीज का होगा, तो ये नहीं है। ऑप्शन इसमें लीजिए सैन्य समाज और औद्योगिक समाज। इस पर सारे पर अभी मैंने स्पेंसर पर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों से आराम से पूरा वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला, कौन सी किताब वेबर ने नहीं लिखी है? तो रिलीजन ऑफ चाइना लिखी, प्रोटेस्टेंट एथिक लिखी है, द रिलीजन ऑफ चाइना, ये तो 2 बार है, सेक्रीफाइड इट्स नेचर ऑफ फंक्शन, यही नहीं लिखी है। अगला, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान का पैमाना बोगार्ड्स ने यूज किया, सामाजिक दूरी पैमाना का। अगला 45 नंबर पर आते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित करने ब्राह्मण का संबंध ब्राह्मणों से है, उसी प्रकार कन्फ्यूशियस का संबंध किससे है? ठीक, तो सत्ताधारी मंदारिन से। 46 नंबर में कहा गया है कि वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है, क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है सावयवी सिद्धांत। सावयवी सिद्धांत कहते हैं उसे। पार्सन्स के मत में औद्योगिक, लोकतांत्रिक और शैक्षिक क्रांतियों के प्रभाव से समाज में आधुनिक प्रणाली का उदय हुआ है। इसके अनुसार इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सार्वत्रिकीय कानूनों का विकास, धन तथा बैंकिंग की आधुनिक संस्थाओं का विकास, तर्कसंगत नौकरशाही का विकास, लोकतांत्रिक समाज का विकास। अगला, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है धर्म और संस्कृति पर। अगला, पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज किसके बिना आधुनिक समाज कहलाने का दावा नहीं कर सकता? आधुनिक समाज किसके बिना आधुनिक समाज कहलाने का दावा नहीं कर सकता? ये बैंकिंग प्रणाली के बिना गलत, नौकरशाही प्रणाली के बिना गलत, धन प्रणाली के बिना गलत, लोकतंत्र प्रणाली के बिना। तो आधुनिक समाज होने के लिए सबसे पहली अनिवार्यता क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली का होना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस पर बात करी है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।